हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कक्षा चौथी का 9वां पाठ, जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। तो ये कहानी जो है एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम है धनी, और वो जो है गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रहता है, जिस आश्रम का नाम है साबरमती। और ये आश्रम जो है अहमदाबाद में है। तो चलिए शुरू करते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। अभी आश्रम में कोई बात चल रही थी जिसके बारे में उसे नहीं बताया जा रहा था। तो धनी को लगता है कि सब लोग, क्योंकि वो छोटा है तो इसलिए सब लोग क्या समझते हैं कि वो बुद्धू है, लेकिन वो बुद्धू नहीं है। और ये सब बातें वो अपने मन ही मन में बोल रहा था। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। तो कहाँ रहते थे वो? अहमदाबाद के पास जो साबरमती आश्रम है वहाँ पर रहते थे। और ये आश्रम किनका था? महात्मा गांधी का, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। अब वो सब भी जो है भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे। यानी कि ये कहानी किस समय की है? जब जो है भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, मतलब जिस टाइम पे भारत पर जो है अंग्रेज राज करते थे, उस समय की ये बात की गई है। और भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता मतलब उनकी आज़ादी के लिए गांधी जी जो हैं प्रयास करते थे। लोग जो है उनकी उस प्रयास में, उस कोशिश में उनकी मदद करते थे। और जब भी कोई आश्रम में आते थे उन सबको काम करना पड़ता था। तो वो क्या करते? चरखों पर खादी का सूत काटते थे और भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। यानी कि गांधी जी जो बातें उन्हें बताते उन सबको वो सुनते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता था। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना और सब्जी उगाना। यानी कि उस आश्रम में अगर कोई भी रहता था वो सब कोई ना कोई काम करते थे। ऐसे नहीं कि सब कोई ऐसे ही बैठा और एक बंदा सारा काम किए जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। सबको कोई ना कोई काम करना पड़ता था। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। अब जो है बिन्नी कौन थी? उसकी बकरी है जो ये इसके साथ में दिखाई है, ये बकरी, इसका नाम है बिन्नी। और ये जो है धनी की सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी, क्योंकि वो जो भी बातें करनी होती वो सब उस बिन्नी से ही करता। उसको चारा डालता था, पानी पिलाता और ये सब काम उससे उसकी करता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो वो बिन्नी से ही बातें कर रहा था, क्योंकि छोटा बच्चा था, उनसे कोई और बातें, बड़े लोग उनसे बात नहीं कर रहे थे। तो वो जो है अपनी बकरी को ही अपनी सब बातें बता देता है। तो वो क्या बताता है कि इनके बीच में ज़रूर कोई ना कोई बात चल रही है और वो बात मुझे नहीं बता रही तो क्या हुआ, लेकिन मुझे सब बातें समझ आती हैं। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बातें समझ रही हो। अब बिन्नी भी जो है घास, जो बकरी थी वो भी जो है घास खाते हुए जो है अपना सिर हिला रही थी, जैसे कि वो धनी जो भी बोल रहा है वो सब बातें उसे समझ आ रही हैं। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। अब उसको भी भूख लग गई, तो उसने क्या किया, वो भी रसोई घर की तरफ चला गया। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भरा हुआ था। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, उसकी माँ बैठी थी, जो धनी था उसकी माँ बैठी हुई थी और वो चूल्हा फूंक रही थी, यानी कि चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही थी। आग जलाने की कोशिश। और कमरा जो है धुएं से भरा हुआ था। जब तक आग नहीं जलती तो उसके अंदर से धुआं निकलता रहता है, धुआं आता रहता है चूल्हे में से, तो इसलिए जो है पूरे कमरे में धुआं धुआं हो गया था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? तो अब धनी ने उनसे पूछा कि अम्मा, गांधी जी कहीं जा रहे हैं क्या? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। कि वो कहीं पर जा रहे हैं, किसी यात्रा पर। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। अब धनी ने फिर से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं?
समुंदर के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, अम्मा जरा गुस्से में बोली। अब अम्मा को गुस्सा आ गया क्योंकि वो बार बार उनसे प्रश्न पूछे जा रहा था और धुएं की वजह से वैसे भी उनको खांसी आ रही थी, तो इसलिए उसकी माँ को जो है उस पर गुस्सा आ गया। उसने उसको थोड़ा गुस्से में बोला कि समुंदर के पास कहीं जा रहे हैं, अब सवाल पूछना बंद करो और इधर से चले जाओ, पहले मुझे खाना पकाने दो, पहले मुझे क्या करना है, खाना बनाना है। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया। तो धनी कहाँ पर चला गया, जैसे छोटी छोटी क्यारियाँ क्या होती हैं कि एक जो है बाग को या बगीचे को छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर्स में या रेक्टेंगल में आयत शेप में बांट दिया जाता है और हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें उगाई जाती हैं। तो अब जहाँ पर क्यारियाँ, मतलब ये जो डब्बे बने हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, क्यारी। तो इन क्यारियाँ में क्या लगी हुई थी, सब्जियाँ लगी हुई थी और धनी जो है उस तरफ चला गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। और वहाँ पर कौन था, एक आदमी था जिसका नाम था बिंदा और वो क्या है, बूढ़ा है। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। धनी जो है उनके पास गया और उनसे पूछने लगा, बिंदा चाचा आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? तो उन्होंने पूछा कि क्या आप भी यात्रा पे जाओगे गांधी जी के साथ? बिंदा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? अब बिंदा जो है उससे पहले कुछ बोलता तो धनी जो है बहुत उतावला हो गया। उतावला मतलब किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी, आप उतावले के लिए जल्दी शब्द का यूज़ कर सकते हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी पूछने लगा। उत्सुकता किसी चीज़ को जानने की, कि उसे सब कुछ जानना है एक ही बार में, तो उसने सब क्वेश्चन एक ही बार में पूछ लिए। कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है? तो बिंदा ने खोदना रोक दिया। अभी जो है आलू खोद रहा था तो बिंदा ने वो रोका और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरे सारा पालक चबा रही है। तो उसने बोला कि जवाब दे दूंगा, पहले अपनी बकरी को बांध कर आओ क्योंकि इसने जो है सारे पालक जो है यहाँ पर खा लिए हैं। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नामक की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। तो जब वो बकरी को बांध कर आए, उसने बकरी को कहाँ बांधा, नींबू के पेड़ से। तो जब वो उसको नींबू के पेड़ से बांधकर वापस आया तो बिंदा ने उसे बताया कि गांधी जी और उनके जो साथी हैं वो गुजरात से चलेंगे पैदल चलते हुए, वो डांडी नामक जगह पर जाएंगे। और डांडी में क्या है, डांडी में वो समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। और गुजरात से जितने भी गांव और शहर आएंगे उनके बीच से वो चलते हुए लगभग वो पूरा महीना चलते रहेंगे और उसके बाद वो डांडी पहुंचेंगे और वहाँ जाकर वो क्या करेंगे, नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। अब धनी को लगा कि नमक तो हम किसी भी दुकान पर जाकर आराम से खरीद सकते, तो उसको बनाने के लिए इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तो बिंदा जो है हंसता है कि हाँ मुझे भी पता है कि दुकान से नमक आराम से मिल जाता है, उसके लिए इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें भी पता है कि महात्मा जी जो भी काम करते हैं वो किसी ना किसी चीज़ के विरोध में करते हैं। विरोध में मतलब उसके खिलाफ, कोई ना कोई अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ जाकर वो काम करते हैं ताकि वो काम बंद हो जाए जो गलत हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि वो धनी जो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, वो ब्रिटिश सरकार मतलब जो अंग्रेज आए हुए थे उस टाइम पे, वो कहाँ के थे, ब्रिटेन के, तो इसलिए उन्हें ब्रिटिश बोला जाता था, ब्रिटिश सरकार, क्योंकि उनकी राज था उस टाइम पे। तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है वो सत्याग्रह के जुलूस निकालते रहते हैं। अब सत्याग्रह क्या होता है, सत्य और आग्रह दोनों को मिलकर बना है आपका सत्याग्रह। सत्य मतलब सच और आग्रह मतलब एक तरह से निवेदन। तो जो बात सही है या जो बात सच है उसके लिए निवेदन करना या उनको बोलना। अब किस तरह से वो बोलते हैं, वो जुलूस निकाल कर बोलते हैं या फिर किसी चीज़ की यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, इन सब चीज़ों से वो अपना विरोध जो है प्रदर्शन करते हैं।
जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो सके। वो जुलूस निकालते हैं ताकि जो है ये लोग जो है ब्रिटिश सरकार जो है वो यहाँ से चली जाए और भारत जो है आज़ाद हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रही है? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। पर अभी भी धनी को लगता है कि नमक के लिए विरोध करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए क्यों विरोध कर रही है, तो हमको दुकानों पर मिल जाता है, इसमें तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अब कर क्या होता है? कर का मतलब होता है टैक्स, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आपकी 2 रुपए की है तो उसके ऊपर 1 रुपये उन्होंने टैक्स लगा दिया, तो आपको टोटल 3 रुपये उसके लिए देने हैं, जबकि वो चीज़ आपको कितने में मिलनी चाहिए? 2 में। तो ऐसे ही जो है पहले नमक के ऊपर भी कर लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था, जिसके खिलाफ में गांधी जी क्या करने वाले थे? दांडी यात्रा करने वाले थे। अच्छा, धनी हैरान रह गया। अब धनी को जो है हैरानी हुई कि उसके ऊपर भी हमें कर देना पड़ता है। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। तो बोलता है कि नमक की ज़रूरत तो सबको होती है, कि हर घर में नमक चाहिए ही चाहिए, खाना बनाना है, कोई भी काम करना है तो नमक चाहिए उनको। तो इसका मतलब का चाहे कोई कितना भी गरीब हो, कुछ भी हो, हर एक भारतवासी को यह कर देना पड़ेगा। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। अब बिंदा चाचा ने उसे बताया कि चाहे कोई कितना ही गरीब हो, कितना ही अमीर हो, सबको यह कर देना पड़ता है। तो वो बोलता है कि यह तो सरासर अन्याय है, यानी कि सरासर मतलब बिल्कुल, और अन्याय का मतलब गलत, यानी कि यह तो बिल्कुल गलत बात है। धनी की आंखों में गुस्सा था, और अब क्या है, धनी जो है गुस्से में था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। और तो और लोग क्या कहे कि वो भारत के जो लोग हैं जो समुद्र के पास रहते, वो अपने आप से नमक बना भी नहीं सकते। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। और गांधी जी ने क्या कहा था? सरकार से बात भी की थी कि आप यह कर या टैक्स हटा दीजिए, लेकिन सरकार ने यह बात उनकी नहीं मानी। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे डांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो इसीलिए अब उन्होंने यह योजना बनाई है कि वे डांडी जाएंगे और वहाँ पर जाकर समुद्र से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। धनी, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे डांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? अब 1 महीने तक कोई भी पैदल चलेगा तो थक ही जाएंगे। तो धनी ने भी यही सोचा कि 1 महीने तक अगर गांधी जी पैदल चले तो वो तो थक जाएंगे, तो वो डांडी जो है बस और ट्रेन से क्यों नहीं चले जाते? वहाँ वो आसानी से और जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर डांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी। तो बिंदा ने उन्हें बताया कि अगर वो पैदल जाएंगे तो सारे न्यूज़पेपर, अखबार, मैगज़ीन वगैरह सब है, उन सब में ये न्यूज़, सब अखबार में यह खबर आ जाएगी, अखबारों में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट आएगी, और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। तो अखबारों में भी खबर आ जाएगी, रेडियो पर भी आ जाएगी, और सारी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि भारत जो है अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी, और ब्रिटिश सरकार जो वहाँ पर अभी राज कर रही है उनके लिए शर्म की बात होगी कि जहाँ पर वो राज कर रहे हैं वहाँ के लोग उनका विद्रोह कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। अब धनी जो है खुश हो गया। वो बोलता है कि फिर तो गांधी जी बहुत समझदार हैं। अक्लमंद मतलब समझदार, समझदार। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा डांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। तो धनी जो है शाम को अपने दोपहर को जो है अपने, जब सब लोग अपने अपने काम में लग गए तो वो अपने पिताजी को ढूंढने के लिए निकला, और वो एक पेड़ के पास थे और अपना चरखा काट रहे थे। तो उनके पास जाते ही उसने सीधा उनसे पूछ लिया कि आप और अम्मा भी डांडी यात्रा पर जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो उसके पापा बोलते, पिताजी बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम और अम्मा यहीं रहोगे। तो वो बोलता है कि मैं भी जाऊँगा। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो तो तुम इतना लंबा सफ़र नहीं तय कर पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। नौजवान मतलब जो जवान है,
ये आप लगा सकते हो कि 20 से 30 या 40 तक की उम्र के जो लोग हैं वो ही उस यात्रा के लिए जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। हट मतलब किसी भी चीज़ की जिद करना। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। वो बोलता है कि मैं छोटा ज़रूर हूँ और 9 ही साल का हूँ, लेकिन मैं आपसे तेज़ दौड़ता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। तो फिर उन्होंने सोचा कि धनी ऐसे नहीं मानेगा, तो उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ वो ही लोग, धीरज से मतलब आराम से, धीरज से समझाए यानी कि आराम से समझाया कि सिर्फ वो लोग जा रहे हैं जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। तो धनी को लगा कि मैं सीधा गांधी जी से बात कर लेता हूँ, वह हाँ बोल देंगे तो मैं चल पड़ूंगा। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अब जो है गांधी जी जो है बहुत काम करते थे, तो इसलिए वो पूरा टाइम जो है व्यस्त रहते थे, कोई ना कोई काम करते थे, तो उन्हें अकेले वो मिल पाना मुश्किल था। वो या तो उनके आसपास लोग रहते थे या कोई ना कोई काम करते रहते थे। पर धनी को जो है एक समय मालूम था, और वो कौन सा समय था? सुबह के समय जो है गांधी जी पूरे आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गाय को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। अब जैसे ही सुबह हुई तो धनी ने क्या किया, जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे बिन्नी के साथ अपने उनके पीछे पीछे चलता रहा। पहले वो गौशाला मतलब जहाँ पे गायों को रखा जाता है, को रखने की जगह। पहले वो गौशाला में गए तो धनी और बिन्नी उनके पीछे थे। फिर वो सब्जी के बगीचे में गए जहाँ पर बिंदा काम कर रहा है, तो वो बिंदा से बात करने लगे, तो धनी और बिन्नी उनके पीछे भी थे। फिर वो क्या हुआ, एक जगह पर गए अपनी झोपड़ी की ओर जहाँ वो बैठकर चरखा काटते थे, वहाँ पर गए और उन्होंने बैठकर धनी को बुलाया कि बेटा यहाँ आओ। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा। बिन्नी भी साथ में कूदते हुए आई और बिन्नी भी उसके साथ ही उनके पास चलेगी। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गौर से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। तो जब वो उनको बुलाते हैं गांधी जी जब धनी को, तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और ये बकरी तुम्हारी है? हाँ, तो वो बोलता है कि हाँ, ये बकरी मेरी है, मैं इसकी देखभाल करता हूँ और आप रोज़ सुबह जो है इसी का दूध पीते हैं। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो वो पूछते हैं कि ये तो ठीक है कि ये तुम्हारी दोस्त है, इसका दूध भी मैं पीता हूँ, ये सब अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम दोनों सुबह से मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? जहाँ मैं जाता हूँ वहीं तुम मेरे पीछे चले आते हो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा घबराया, तो धनी ने थोड़ा घबराकर उनको बोला कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या मैं आपके साथ डांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। पहले उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन लास्ट में उसने एकदम से कह दिया कि क्या मैं आपके साथ डांडी चल सकता हूँ? गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, डांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। तो वो बोलता है कि डांडी बहुत दूर है और तुम छोटे बच्चे हो, तो इसलिए तुम नहीं जा सकते, सिर्फ तुम्हारे पिता और उनके जैसे लोग ही मेरे साथ चलेंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? तो गांधी जी को बोलता है कि आप भी तो नौजवान नहीं हैं, तो आप तो थक जाएंगे ना आप भी। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। तो गांधी जी ने बोला कि मैं नहीं थकूंगा क्योंकि मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। अब धनी जो है अपनी बात पर ही अड़ गया और उनको बोलता है कि अगर आप अच्छे से चलते हैं तो मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अब गांधी जी बोले कि ऐसे तो ये नहीं मानेगा, तो वो उसको बोलते हैं कि हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम भी अच्छे से चल सकते हो, लेकिन इसमें तो एक दिक्कत आ जाएगी, एक समस्या होगी। क्या समस्या होगी? अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? अब अगर धनी वहाँ पर चला गया तो बिन्नी की देखभाल करने वाला तो कोई नहीं है।
तो गांधी जी बोलते कि तुम मेरे साथ चलोगे तो बिन्नी को कौन देखेगा, इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। तो बोलते हैं कि बिन्नी का ख्याल कोई नहीं रखेगा और जब मैं वापस आऊँगा इतना चल के तो मैं थक जाऊँगा ना, तो मुझे बहुत सारा दूध चाहिएगा और बिन्नी की देखभाल करने के लिए इधर कोई नहीं हो गया तो मुझे दूध कहाँ से मिलेगा। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। तो धनी बोलता है कि हाँ, बात तो आप ठीक बोल रहे हो, क्योंकि बिन्नी तभी खाना खाती है जब मैं इसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और ये भी बोलता है कि सिर्फ मुझे ही पता है कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे, गांधी जी प्यार से बोले। तो बाद में गांधी जी बोलते हैं तो क्या तुम यहीं पर आश्रम में रहोगे और बिन्नी की देखभाल करोगे, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे दूध चाहिएगा और उसके लिए बिन्नी की देखभाल करना ज़रूरी है। जी हाँ, करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। तो क्या बोलता है कि हाँ, मैं ज़रूर आपका बिन्नी का ख्याल रखूँगा और आपका इंतज़ार भी करेंगे, मैं और बिन्नी दोनों मिलकर। और जैसे ही आप आएंगे तो हम आपको जो है बिन्नी का दूध देंगे ताकि आपकी ताकत फिर से लौट आए। तो ये हमारी कहानी थी स्वतंत्रता की ओर, कि गांधी जी ने जो है स्वतंत्रता के ओर क्या क्या कदम उठाए थे और क्या क्या जो उनके जुलूस थे या यात्रा थे वो क्या क्या किए थे। ये लिखी है सुभद्रा सेन गुप्ता ने और इसका अनुवाद किया है, अनुवाद का मतलब हिंदी में इसको लिखा है मनीषा चौधरी ने। तो ये आपकी स्टोरी थी स्वतंत्रता की ओर। तो आज के लिए आपका इतना ही।